सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैं और मौलाना का ख़ास स्पेशल वीलॉग वर्जन। ये खुशी की खबर है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले सबसे आगे जाके आपको बताऊं और पूरी तस्दीक करके बता रहा हूं, यानी कि खबर के पहले हिस्से से गुजर कर नज़र चुरा के नहीं बता रहा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुस्लिम दुनिया की उन महाजों पे कि जिन महाजों पे बरसों से एक आम आदमी, एक आम मुसलमान देखना चाहता है, चाहे वो हालात के पेश नज़र हुआ हो, सियासत के पेश नज़र हुआ हो, या किसी जुर्रत और किसी जुर्रतमंदाना मुजाहरे के पेश नज़र हुआ हो। ईरान और सऊदी अरब एक पेज पर आ खड़े हुए हैं। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मैं ये कहते हुए इसलिए थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर रहा हूँ और इस्तराब में हूँ कि क्या वाकई अमली तौर से ऐसा हो रहा है, मगर खबर ये बता रही है, और ये बहुत बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, कि इजराइल की जारहाना पॉलिसीज़ के पेश नज़र अरब ममालिक में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, एक वलवला है, एक बेचैनी है, एक इस्तराब है, एक ऐसी कैफियत है कि कल हुआ आज हुआ अरब अवाम अपने उमरा को उठा के बाहर फेंक दे, किसी किस्म का रिवॉल्ट हो जाए, उनके अपने जर्नल्स, उनकी अपनी सियासी काबीना, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा होना शुरू हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉल्स हैं, कुछ सुपर मार्केट्स हैं, कुछ बिजनेसेस हैं, वो बंद हो गए, उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया क्योंकि अवाम ने बायकॉट किया था। अवाम की ताकत। तो अब अवामी ताकत का एक और नमूना और मजहर आप देखें, सऊदी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है ईरानी आर्मी चीफ के साथ। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, इनके साथ मुलाकात हुई सऊदी आर्मी चीफ की, और ये मुलाकात तारीख की अहम तरीन मुलाकात है। इससे कबल इस पैमाने पर, इस नौयत की मुलाकात बहुत कम देखी गई है। और एक ज़माने बाद, आपको पता है ना कि सऊदी ईरानी सफारती ताल्लुकात भी रुक गए थे, एक ऐसा टाइम भी गुजरा है, और फिर उसमें खलशें आती गई हैं, बढ़ता गया आपस का इख्तलाफ, तजादात और कोल्ड वॉर सी सूरत हाल थी। मगर मिडल ईस्ट के लिए ये खबर बहुत बड़ी है, ये मुसलमान हमेशा से देखना चाहते हैं, हसरत ही थी कि इस चीज़ को देखें, और ये उसका पहला स्टेप है, मगर एक अच्छा और शानदार स्टेप है। सऊदी जो वली अहद हैं, उनकी पॉलिसीज़ जंग के हवाले से बहुत क्लियर है। वो मुकम्मल तौर से इसराइल के हामी हैं और मुकम्मल तौर से आज़ाद मुमलिकत जो हर लिहाज से सेकुलर माइंडेड हो, वो उसको लेके चलना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे नियॉन जैसे प्रोजेक्ट उनके सऊदीया में है। आगे की दुनिया जो वो देख रहे हैं सऊदीया में, वो ये वाज़ेह तौर से देख रहे हैं कि अब पेट्रोल के ऊपर इन्हिसार कम हो गया। 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स तमाम ममालिक में चली जाएंगी। कम से कम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इलेक्ट्रिक कार पे चलेंगे। अब आरामको का कोई काम नहीं है, अब आरामको को आराम करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने पहली स्ट्रेटजी बनाई कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आरामको जैसे फ्यूल पम्प्स, फ्यूलिंग प्रोजेक्ट्स ऑन कर दिए कि भाई यहाँ तो पेट्रोल भरवाया जाएगा ना, तो कम से कम यहाँ पेट्रोल बेचें। दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को वारलेस कर दिया, यानी अब वो किसी जंग और जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यमनियों के साथ भी उन्होंने हाथ पांव जोड़ के कहा, भाई तुम लोग सुधर जाओ, हम आपके आके सरेंडर करते हैं, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते, मुश्किल नहीं चाहते। जो हमारी कोल्ड वॉर सेटअप है वो हम उसको कोशिश करेंगे प्रॉक्सीज अपनी स्ट्रॉन्ग करें, मगर इतना बड़ा ये जो मुलाकात हुई सऊदी आर्मी चीफ की, हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की, ईरानी हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के साथ, ये बड़ी कोई मौसर मुलाकात है, क्योंकि आर्मी क्या डिस्कस कर रही है और स्ट्रेटजी क्या हो रही है और इस मुलाकात में क्या हुआ, ये पॉइंट मैं आपको बताने लगा। सबसे पहली चीज़ जो सऊदी आर्मी चीफ ने ईरानी आर्मी अपने काउंटर पार्टनर से कही, वो सबसे बड़ी चीज़ थी और सबसे भारी बात थी कि अगर आप जंग में जा रहे हैं तो क्या हम इससे ये मुराद लें कि मिडिल ईस्ट में आग लगेगी, मिडिल ईस्ट में आग लगेगी यानी सऊदीया उसके निशाने पे आएगा। सो आपकी इस हवाले से क्या पॉलिसी है लॉन्गर एयर में, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। जवाब में ईरानी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो ईरानी काबीना है, उनका पैगाम आपको पता है, उनके सुप्रीम लीडर का पैगाम उन्होंने आगे कन्वे करना होता है। उन्होंने यही कन्वे किया कि हर सूरत वो ये नहीं चाहते कि जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ, या खुद गल्फ के वो कंट्रीज हुए, या सऊदीया हुआ, उनसे किसी भी किस्म की वॉर सिचुएशन बने। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कम से कम आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो खामोश खड़े हो, दुश्मन के साथ ना खड़े हो। ये एक वाहिद सी चीज़ है जो हम आपसे चाह रहे हैं, और उसके बदले में हम आपको लिख के देने के तैयार हैं। कोई 50 साल का एग्रीमेंट करने को तैयार है कि ईरान कभी भी सऊदीया पे अटैक नहीं करेगा, ईरान कभी भी सऊदी प्रॉक्सीज, ज़ाहिर
जो वाज़े तौर से सऊदी चैनल्स हैं उनके खिलाफ नहीं जाएगा। ईरान की किसी हरकत से सऊदी रिजीम को कोई खतरा नहीं है, ये उन्होंने लिख के पेपर पे देना है। यानी ये तो नहीं होगा कि वो जो इनकलाब इस्लामी ईरान और दीगर ममालिक में ले आए, जिसका असर उनको लेबनान में नजर आ रहा है, यमन में नजर आ रहा है, सीरिया में नजर आ रहा है, इराक में उनकी बहुत कामयाब प्रॉक्सीज काम कर रही है, यही इनकलाब इस्लामी कहीं सऊदीया में नजर ना आना शुरू हो जाए। आपको पता है, अगर हम इसको मसलकी रंग से देखें तो खुद बहरैन में मेजॉरिटी उसी अकीदे के लोग हैं जो ईरान में हैं। तो अगर ये रंग इस तरह से चल पड़ा तो बहरैन की हुकूमत जाएगी। बहरैन का वजीर जो अमीर है उनका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अवामी स्कूल ऑफ थॉट अलग है। अगर इस नज़र से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और अवाम, आपको पता है, मैं कह रहा हूं कि ये इजराइल और फ़लस्तीन जंग नहीं रही है। अब एक आम आदमी के ज़मीर जो है वो उसको झंझोड़ रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है, कोई भी जमात हो। अगर पाकिस्तान में यजीद भी खड़ा होता ना, वो भी फ़लस्तीन के हवाले से कुछ ना कुछ इस वक्त बोल रहा होता है। ऐसा प्रेशर है। और ये इस प्रेशर का नाम क्या है? ये मैं समझता हूं कि ये वो दरसे हुसैनी है कि आज हमारे यहाँ कोई यजीदी हरकत भी करता है तो उसको नाम लेना पड़ता है, हम भी हुसैनी पैरोकार हैं। ये इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा पैमाना है कि उसमें छुप के ही आप कुछ कर सकते हैं, वरना तो बहुत ही कोई ढीठ लोग होंगे, बहुत ही कोई एक्सपोज लोग होंगे। यहां पर क्या पॉइंट है? सऊदी जो पेशवा हैं, जो वली अहद हैं, उनका ये पैगाम कि हम आपके दरमियान नहीं आने लगे। हमें आप ये गारंटी दें कि किसी किस्म की प्रॉक्सी नहीं होगी। हमें आप ये गारंटी दें कि यमन में रह के आप अमारात को निशाना नहीं बनाएंगे। हमें आप ये गारंटी दें कि हमारे गल्फ रीजन में, कतर में, बहरैन में और दीगर जगहों पर आप अपनी प्रॉक्सीज रोक देंगे, हॉल्ट कर देंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम आपके साथ ना सिर्फ ये कि साथ खड़े हैं, बल्कि ये कि हम आपके मुखालिफ पे नहीं खड़े होंगे, दुश्मन के साथ नहीं जाएंगे। भूल जाने को तैयार है वो जो आज से 1-1.5 साल पहले होने लगा था, यानी सऊदी इजरायली ताल्लुकात इस नहज पे होने लगे थे कि आप सारे फ़लस्तीन को एक तरफ कर दें। तिजारत भी होती, ट्रेड भी होती, एक्सेप्टेंस भी हो चुकी थी, बिजनेस भी होता, ना सिर्फ ये बल्कि सऊदीया में इसराइल को एक सेंटर मिलता। ये सब कुछ अब नहीं हो सकता। हम इस पर रजामंद हैं, ये कहना है सऊदी आर्मी चीफ का। और स्ट्रेटजी क्या होगी? आप हमारे उस रीजन को खाली करेंगे और वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स रोक देंगे जहाँ पे हमें आपसे ख़तरा है, बदले में हम आपके साथ खड़े हुए। और फ़ौरन से उसका अमल देखा गया, बड़ी सतह के ऊपर देखा गया। आपने देखा, आपने शायद इस न्यूज़ को मामूली समझा, मगर OIC का इजलास सऊदीया बुला रहा है और इन तमाम इस्लामी ममालिक को वो बुला रहा है। किसके लिए? ईरान के लिए, लेबनान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, शाम के लिए, इराक के लिए। वो कह रहा है हमें एक दफ़ा सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये मामूली स्टेप नहीं है। चाहे आप इसको पॉलिटिकल स्टंट कहें या फिर आप इसको कहें कि हालात की मजबूरी है, या फिर आप उनकी खुलूस नीयत से मुतासर होकर कहें कि वाह, शाबाश। मैं तो कह सकता हूं गुड वर्क सऊदीया, गुड वर्क, इस हवाले से कि आपने अपने कौम के मिजाज को, अपने अरब ममालिक के भाइयों बहनों को, अरबी गैरत को कुछ तो समझा, तो आपने ये डिसीजन लिया, वरना आप अपनी मुश्किल में फंस जाते। आपको ये कहना पड़ा कि अब हमें बैठना पड़ेगा साथ में। इजराइल को दोस्त बनाए या ईरान को दोस्त बनाए, ये दो ऑप्शन थे। इजराइल से तो दुश्मनी नहीं थी, ईरान से दोस्ती हो नहीं पा रही थी, तो बीच में चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और वो चाइना का जो रोल है सॉफ्ट कॉर्नर में, आप उसको देख चुके हैं पहले भी, जब उसने ईरानियों को और सऊदियों को साथ बिठाया, उसने कहा मसला सॉल्व करो। वो ये काम इस बार फिर से कर रहा है और इस बार बैकअप रशिया का भी है। पुतिन ने भी कहा जाके मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ओ भाई, किन लोगों को तेल बेच रहे हो? या रशिया में तेल है, या सऊदीया में तेल है, या ईरान में तेल है, और बाकी गल्फ में? सारा दुनिया का तेल तो हमारे पास है। सो हम इसके मीटर्स तय करेंगे, हम सैंक्शंस लगाएंगे, हम बात करेंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको हम डिसाइड कर रहे हैं। सऊदीया से पूछा कि आप हमारे साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है ना कि जब पॉलिसीज बहुत हाई लेवल से तार हिलाती हैं तो फिर हम जैसे लोग भी मूवमेंट में आते हैं। यानी कि ये मुलाकात कोई यकतरफा मुलाकात नहीं थी। ईरान जाकर मुलाकात होना, ईरान में बैठकर मुलाकात होना, तेहरान में मुलाकात होना, ये इसको और हाईलाइट करती है। एक होता है ना, हम आपकी ग्राउंड पे मैच नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल जगह पे मैच खेलेंगे। एक होता है भाई हम आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा,
आईसीसी को उन्होंने कह दिया कि हम इधर जो एशिया कप है उसमें पाकिस्तान नहीं जाएंगे, या जो भी मैचेस होंगे अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सो दे डोंट वांट द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। यहां पर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मुझे नजर आई है, लिहाजा दोनों कंट्रीज आपस में बैठने को भी तैयार हैं और फिर उसके बदले में फौरन से इजलास बुलाया जा रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक को सर जोड़ कर बैठने में रजामंद किया जाएगा कि भाई पहले तो हम सोच रहे थे कि ये होगा वो होगा, मगर अमेरिकन पॉलिसी से आगे खामोश थे, मगर अब तो ट्रंप आया और ट्रंप कह रहा है कि जंग रोक दो। यानी कि ट्रंप कह रहा है कि मैं सऊदी और गल्फ और सीरिया से अपनी आर्मी वापस बुला लूंगा। यानी कि अगर आर्मी वापस चली जाएगी तो चौकीदारी कौन करेगा, यानी कि हमारी सरहदों का दिफा कौन करेगा, और हमें जिससे दुश्मन से खतरा है क्या ना हो कि अच्छा उससे हम पहले से जाके हाथ मिला लें और कहेंगे भाई हमें आपसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो खतरा था, यह खतरा बनाने वाले लोग थे, वो अब आपसे खतरा महसूस करके अपने घर जा रहे हैं। और अच्छी बात है। सो अगर अमेरिका अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहा है और ये स्ट्रेटजी जनवरी से अप्लाई हो रही है, जनवरी के किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ रहा है अपनी सदारत की कुर्सी पे। आपको पता है नवंबर में इनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं और फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में जाके जनवरी में जाके वो अपॉइंट होता है, वो पॉलिसीज लेकर आता है। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि ट्रंप की पॉलिसीज अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से हटकर है। अमेरिका के बड़े बड़े आर्मी चीफ उसका फैसला मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त भी बैठ के ये मीटिंग कर रहे हैं कि अगर जब ट्रंप आएगा तो मुझसे कैसे डिसएग्री करेंगे, डिसओबे करेंगे। और उसने ये पहले से बयान दे दिया है कि वो आती जो नॉन इलेक्टेड कुर्सियां हैं उनको सीधा करेगा और उनको दीवार से लगाएगा। अब मैं इस बात में कितनी सदाकत होता हुआ देखूंगी तो बात की बात है, मगर वो जानते हैं कि सबसे पहले अगर उसने ये नारा लगाया कि वो दुनिया में जंग रोकेगा तो वो अपनी आर्मी बुलाएगा, क्योंकि जंग करने वाले लोग ही यही हैं, यही दुनिया में जाके अपनी फौजें भेज रहे हैं, सबसे बड़ा असला यही प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ी आर्मी इन्हीं की कैपेसिटी में जाके फैली हुई है। सो अगर ये अपनी आर्मी को वापस बुलाते हैं सऊदीया से, गल्फ से, कतर से, अपनी एयर बेसिस को रोकते हैं, अपनी आर्मी मिलिट्री बेसिस को रोकते हैं, तो फिर उससे बेहतर है पहले ही से हम हाथ मिला लें, सऊदीया कहता है, और अपने पुराने इख्तलाफात एक तरफ कर दें, वो बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। मगर इस वक्त की ज़रूरत भी यही और बेहतरीन मौका है फ़लस्तीन कॉज को पॉइंट बनाते हुए हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। सो ये कहते हैं मौके पे चौका मारने की कोशिश की गई है और मैं सराहते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये आलमी मफाद में अच्छा है, इस्लामी ममालिक के मफाद में अच्छा है, दुनिया के अमन के लिए अच्छा है। और दूसरी बड़ी खबर ये कि साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है। आप इन मुलाकातों को शायद मामूली समझ रहे हो। मैंने आपसे कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर ईरान के आए हुए थे वजारत खारजा के, उन्होंने एक ही दिन में 3 मुलाकातें की और अब मुलाकात आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ हो रही है। यही बाकरी साहब की मुलाकात हाफिज साहब के साथ हो रही है। और फिर इनसे क्या डिस्कस हो रहा है, इनसे जो बात डिस्कस हो रही है उसका सिर्फ 10% आपके सामने रखता हूँ मैं, क्योंकि 90% तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर जो 10% मैं जानता हूँ उसको छुपाऊंगा नहीं। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो अभी डिस्कस होने वाली है, सऊदीया से यह बात हो रही है कि जंग कैसे नहीं करनी और जंग क्यों नहीं करनी और जंग नहीं करनी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से यह बात हो रही है कि जंग करनी है तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी और ऐसी सूरत हाल में आपका किरदार क्या होगा, हमारा किरदार क्या होगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर हाँ मिलेगी या ना मिलेगी, इसलिए कि जब सीरिया से आर्मी अपनी वापस बुला लेगा तो सीरिया अगर इजराइल को मारता है पीटता है तो कौन बचाएगा। अमेरिका अपनी आर्मी वापस बुला रहा है, रशिया का मुकम्मल इन्फ्लुएंस सीरिया के ऊपर हो जाएगा। इसलिए कि अगर अमेरिकन फोर्सेस गल्फ रीजन को खाली करती हैं, कतर को, जॉर्डन को या आसपास को, तो फिर कौन इजराइल को इस झुमघट्टे से बचाएगा जिसका कचूमर निकाल देना है ईरान ने अपने पंजे में लेकर दबा के खा जाएगा। अभी इस वक्त इजराइल के ऊपर होने वाले हमलों में से हिजबुल्लाह नामी जमात के हमले बजाय ये कि उनकी 3 बड़ी सदारतों को मारने के बाद कम हो जाते, बढ़ गए 4 गुना ज्यादा हो गए। आज का मैं आपको बता रहा हूं 4 गुना ज्यादा हो गए। ये आज की रिपोर्ट है, रोजाना की बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूं कि उनकी एयर बेसेस, उनकी मिलिट्री बेसेस निशाने के ऊपर है और वो भी वैसे ही कोशिश पूरी कर रहे हैं। आज की ही खबर है कि याहिया सिनवार के भाई को उन्होंने निशाना बनाया और उनका कत्ल कर दिया। अब ये खबर उन्होंने अपने नेशनल मीडिया के, नेशनल चैनल के ऊपर चलाई है, अपने बड़ी अखबार एजेंसीज ने उनको चलाया है। तो दोनों तरफ से मुकाबला ज़बरदस्त हो रहा है। वो हमास को आसानी से मार रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमास उनके दबोचे में आ रही है, हिजबुल्लाह उनसे संभल नहीं रही है। हमास अभी उनसे ख़त्म नहीं हो रही है, कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का गेम जो शुरू हुआ है वो उनसे रुक नहीं रहा है। यानी इजराइल ने जो लेबनान में चढ़ाई की थी उसको वहाँ से पसपाई तो हो रही है, मगर जो हमास को उसने प्लान बनाया था कि इतने टाइम पीरियड में उसने हमास को ख़त्म कर देना है, वो नहीं होके दिया है। उसने उनके टॉप लीडर्स को मारना शुरू किया कि भाई कुछ तो दिखाएं अवाम। इस वक्त हालत यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान की हिफाजत करते हुए बंकर्स में रहना पड़ रहा है।
ये कोई मामूली बात है? वो आदमी जिसने 7 अरब मुल्कों को हिला के रखा हुआ, वो आज खुद एक मुल्क के हमले के खौफ की वजह से बंकर्स में रह रहा है कि कहीं मेरी फैमिली इसका निशाना ना बन जाए। और पूरी उसने इसराइली अवाम को ओपन एयर में छोड़ दिया। कहीं से भी ड्रोन आता है, कहीं से भी मिसाइल आता है, कहीं से भी रॉकेट हमले आते हैं। और अब तो यमन मार रहा है सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स यमन से आ रहा है, आपको पता है? यानी ये मैं आपको कैसे बयान करूं इस कम वक्त में कि यमन के पास ये टेक्नोलॉजी, आप रशियन कहें, ईरानी कहें, जहां से भी कहें, ये टेक्नोलॉजी परेशान कर रही है इसराइल को। और इसराइल ने धमकी दे दी है 12। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी खबर है। इसराइल ने वाज़ेह तौर से सीरिया को और यमन को धमकी दे दी है। दोनों के सुदूर को उसने धमकी दे दी है। उसने यमन के सदर को कहा है, यमन के जो आला हुकाम है, उनके सबसे बड़े टॉप है और स्पिरिचुअल और रिलीजियस हेड है, उनको कहा है कि देखो, जैसे हमने याहिया सिनवार को निशाना बनाया, जैसे हमने इस्माइल हनिया को निशाना बनाया, जैसे हमने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया, हम विद इन सम सर्टेन टाइम तुम्हें बता के वहीं से गायब कर देंगे। और ये हम अच्छी तरह कर सकते हैं और हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। सिमिलरली उसने कहा कि हम बिल्कुल वैसे ही बशारुल असद जो शाम के सदर हैं, उनको भी उनकी खबर भी ना लगने देंगे, उनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा और उनको गायब कर देंगे। और इतना क्विक और रैपिड हमला होगा कि वो इसको दिफा भी नहीं कर सकेंगे। बशारुल असद, आपको पता है ना कि इस वक्त सिविल वॉर की सिचुएशन से निकल कर दोबारा रीस्टेबल होने की कोशिश की जा रही है अल असद रजीम की। और ज़ाहिर है उसकी बहुत सारी खामियां, बहुत सारी गलतियां हैं। किसी तरह वो अपने रजीम को बचाने की कोशिश कर रहा है, इतना पावरफुल नहीं है। वहीं पे सीरिया में अमेरिका और रशिया ने सीरिया को डिवाइड कर रखा है। कुछ हिस्से अमेरिका के हाथ में, वहाँ पे रशिया एंटर नहीं हो सकता। कुछ मुआहदे रशिया के साथ सीरिया ने किए हैं जहाँ पे वो उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सो एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में वो कह रहा है बशारुल असद हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे बाद कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, कोई ऐसा नोबल या बड़ा नाम नहीं है, नोन नाम नहीं है, पॉपुलर नाम नहीं है जो रशिया की तरफ से सीरिया में गवर्नमेंट चला सके। लिहाजा तुम अब अपनी खैर मनाओ। यही वार्निंग उसने यमन में दी है, यही वार्निंग उसने सीरिया में दी है। सो ये काम इसराइल कर भी सकता है। बाद में मैंने आपको कहा कि इंटेलिजेंस लेवल जो है और जो पास रिकॉर्ड उसके रहे हैं, वो असैसिनेशन मास्टर है और ये बहुत अच्छे से कर सकता है अपनी इंटेलिजेंस के जरिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़े खतरे का इजहार किया। उसने कहा कि ट्रंप की सदारत संभालने से पहले ईरान हमला कर देगा, इसकी कंफर्म न्यूज़ है। इसलिए कि उस वक्त वॉर नो वॉर में बदल जाएगी, मगर अब तक तो बाइडन की हुकूमत है और वॉर जोन चल रहा है। सो ईरान के पास जवाब भी है कि उसने जवाबी हमला करना है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ईरान जनवरी से पहले इस अटैक को करेगा। और वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रही है, उसकी कैलकुलेशन ये कह रही है। इसराइल में भी एक किस्म की पोलिंग हुई है, इसराइल में भी एक किस्म की वोटिंग हुई है और उस वोटिंग के नतीजे में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग इस जंगबंदी के हक में है और कहते हैं नेतन्याहू से जान छुड़ाई जाए, जंग से जान छुड़ाई जाए, किसी तरह जंगबंदी की जाए। मगर कोई 40 से 45% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हिजबुल्लाह को सबक सिखाया जाए, हमारे कैदी वापस कराए जाएं और इनको फ़लस्तीन से बिल्कुल मास को गायब किया जाए, मिटाया जाए। सो ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो जंगबंदी की तरफ लेके जा रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, किसी तरह चले। मगर तादाद में उन लोगों का ज़्यादा होना ये बता रहा है। आपको पता है ये मामूली बात नहीं कि अगर 46.5% इसराइली ये कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए और 45 ये कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, ये मत कहें कि ये सिर्फ 1.5% का फ़र्क है, क्योंकि इसी 1.5 से 2% के फ़र्क से यूएस में ट्रंप गवर्नमेंट में आने वाला है। यही फ़र्क है ना, यही कोई मामूली सा फ़र्क था, कोई 1 से 2% का फ़र्क है टोटल वोटिंग को अब काउंट करें। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अब उससे भी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ जो बहुत बड़ी खबर है, जिसको जियो ने भी नशर किया है। और मैंने आपसे कहा ना कि अब गेम बदल रहा है। आने वाले दिनों में जो चौकीदार बिठाए हुए थे, वो चौकीदार कह रहे हैं हमारा टाइम पूरा हो गया, हमारे अपने घर में आग लग रही है, हम वापस जा रहे हैं। तो अब दोस्तियां करनी पड़ेंगी। वजीरे बल्कि खुद वली अहद हुकूमत सऊदी ने, किंगडम ऑफ सऊदिया ने, रियासत सऊदी ने ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करने का इशारा दिया है कि भाई ईरान के साथ मस्ती मत करो, ईरान पे अटैक मत करो, ईरान के साथ छेड़छाड़ मत करो। ये सऊदिया ने कहा है। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये आपके लिए। देखिए, एक मुसलमान दिल के लिए जो इत्तेहाद का तलबगार है, जो उम्मत को एक आईने में देखना चाहता है, जो उम्मत को हाथों में हाथ डाले देखना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं कैसे आपको ये खबर ना बताऊं और खुशी से झूम के ना बताऊं, क्योंकि मैं ये ड्रीम्स देख रहा हूं
और मैं ये पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ, जो मुतशद्दिदीन है ना, जो तशद्दुद पसंद लोग हैं ना, जो आपको बांटना चाहते हैं, नफरतें दिखाना चाहते हैं, भाई इस वजह से इससे नफरत करो, इस वजह से इससे हाथ न मिलाओ, इस वजह से बात ना करो, वो उम्मत के बड़े कौस को भूल जाते हैं। उनके लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है वो उनको नहीं नजर आ रही कितनी बड़ी और कितनी तलब उनकी है कि उम्मत एक हो जाए। उनको अपने मकासद नजर आ रहे हैं। हल ये नजर नहीं आ रहा कि इस्लाह की जाए, हल ये नजर आ रहा है कि जंग की जाए, फसाद मचाया जाए, जिससे मुल्क का अमन खराब हो, दुश्मन जीत जाए, हम टुकड़ों में बढ़ जाए और उसके बाद ये बोले बहुत मारा। जहाँ पर ये खबर आपके सामने इस वक्त चल रही होगी और आप देख रहे होंगे, इससे 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 बड़ी खबर मेरे पास नहीं है, मगर ये इम्पॉर्टेंट खबर है कि आने वाले दिनों में, पहले झलक आपने देखी थी कि ईरान और सऊदीया ने 7 बहरी पानी की मशकें की हैं, अब ये ज़मीनी महाज पे रॉकेट टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात करेंगे। आपके इल्म में है कि ईरान ने रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल रॉकेट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया हुआ, जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के पास है इस कंट्री लेवल के ऊपर। नॉर्थ कोरिया ने बनाया था कि अगर यूएस को निशाने पे रखना पड़े तो इस कॉन्टिनेंट से निकल के वो उस कॉन्टिनेंट को मारे। नॉर्थ कोरिया ने बनाया था कि वो इस कॉन्टिनेंट चेंज, बर्रे आजम चेंज करना कोई मामूली बात नहीं। ईरान ने इंटर कॉन्टिनेंटल क्यों बनाया है? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मारने वाला मिसाइल क्यों बनाया है? इसराइल तो 2000 किलोमीटर की उसके दूरी के ऊपर है, तो 5500 किलोमीटर का मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है जो निशाने पे जाके लगेगा 8 मिनट में? ये अमेरिका को आंखें खोल के, आंखों में आंखें डाल के धमकी देने के मुतरादिफ है कि अगर तुम अमन चाहते हो तो अमन के ख्वाहिशमंद हम भी हैं, अगर जंग चाहते हो तो हथियार हमारे पास भी हैं, और हमारे पास वो हथियार नहीं है कि तुम ना दो तो हम सरेंडर कर दें। हम ही बनाएंगे, हम ही मारेंगे और तुम ही हमें उठा के ला के दोगे वापसी। आपको पता है ना, ये पॉलिसी इस रिजीम की बड़ी कोई स्ट्रैटेजिकली गरीब और अमीर पॉलिसी है। ये कहाँ से ला रहे हैं बारूद, ये असला कहाँ से ला रहे हैं आपको मालूम है? ये हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास असला इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ रहा है? आपको कुछ अंदाजा है? आपको बड़ी हैरानगी होगी। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, मगर ये सुनते हुए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बातों से बात निकल गई है। हिजबुल्लाह और हमास कहाँ से अपना वेपन लेकर आते हैं बड़ी तादाद में? वो हमले जो इजराइल करता है अपनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ, अपने बहुत ही खतरनाक मिसाइल, अपने बहुत ही डैमेजिंग वेपन्स के साथ, जब वो किसी जगह बरसाता है, गिराता है वो रॉकेट्स, वो मिसाइल, तो हमेशा उसमें से 20 से 18% वो होते हैं जो ब्लास्ट नहीं करते, जो फटते नहीं हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो पाते, जो नाकारा हो जाते हैं या उनके अंदर कोई फॉल्ट निकल आता है। 80% अगर निशाने पर लग जाए, 80% जाके ब्लास्ट भी कर जाए, तो हमेशा 18 से 20% की जो एक तादाद है वो रुक जाती है, वो पूरी तरह से यूज़ नहीं होते, यूटिलाइज नहीं होते, तो वो मलबे में पड़े होते हैं। और फिर उनके साथ वो भी मलबा होता है जो इस्तेमाल हो चुके होते हैं। उन कचरे और मलबे से ये हिजबुल्लाह और हमास, या मैं अब इनके लिए एक्सिस की जो कौम जमात है, जो फाइटर्स हैं, ये उन कचरे से जमा करते हैं अपने मिसाइल्स को, अपने उस वेपन सिस्टम को, उसकी टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करते हैं, उसका मवाद भी अडॉप्ट करते हैं, उसकी बॉडी भी अडॉप्ट करते हैं और उसको दोबारा से बनाते हैं, उसको खड़ा करते हैं अपने पाँव पे और उस पर लिखते हैं, जो तुम्हारी तरफ से आया था वो तुम्हें मुबारक हो, अपने तोहफे हमसे वसूल करो। ये लिखा होता है मिसाइल के ऊपर। ये वो असला इजराइल आकर जो लेबनान के ऊपर मार रहा है, लेबनानियों को मार रहा है, उसी से वो अपना असला बना के इजरायली को मार रहे हैं। और ये तो आपको पता है, इजराइल में कैंपेन भी चली थी कि उन तमाम असले को उन्होंने जमा किया। उन्होंने कहा तो सारा इजरायली असला ही नहीं, इजरायली असला इजराइल को पड़ रहा है, इसराइलियों को पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? मालूम हुआ कि वो उस कचरे में से अपना असला बना रहे हैं। 100 आप बरसाएंगे तो 20 उसमें से वो लेके जाएंगे जो नाकारा है, और वो 20 जब आपको पड़ेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत ज़ोर से। और ये स्ट्रेटजी दुनिया को हैरान कर देने वाली स्ट्रेटजी। इसके लिए दिमाग, दिल, जिगर, हौसला सब चाहिए। आपको ये भी पता है कि इजरायली आर्मी का एक बहुत ही क्लियर मैनिफेस्टो है कि अगर असला बेहतरीन, टैंक बेहतरीन, हेलीकॉप्टर बेहतरीन, वेपन बेहतरीन आपके पास हो, मगर इस्राएली आर्मी फोर्सेस के बंदे की जान को खतरा हो और एक पल के लिए भी खतरा हो, 1% भी खतरा हो, तो वो पहले अपनी जान बचाएगा, सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। ये उसकी स्ट्रेटजी में शामिल है। मैं बुज़दिल और बहादुर की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेटजी में शामिल है। मिलिट्री कोर्ट कमांड है कि वो फौरन से अपनी जान बचाएगा और प्लान बी होगा तो वो अटैक करने के लिए आएगा कि मैंने भागना पहले कहां से। तो सबसे पहले वो नारा लगाएगा और भाग जाएगा।
तो जब वो भाग जाएगा तो वो असला जो वो इस्तेमाल कर रहा था वो सब किसके हाथ में लगेगा और लगता आ रहा है, और जिसको वो इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वो है हिजबुल्लाह का, एक्सिस का, ये रजीम का, ये फाइटर्स का हमले करने का मवाद सारा। तो जो कौम कचरे में से बारूद और असला तैयार कर रही हो उस पर सैंक्शंस कैसे असर करेंगी, उसको वर्ल्ड पार कैसे डराएगा, यहां पे मसला ये खड़ा हो गया। इस वक्त भी आपको पता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं किरियात में, इजराइल के रीजन में वही असला पड़ रहा है, शदीद किस्म का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने किरियात को तबाह कर दिया है, गाड़ियों में आग लगी पड़ी है, लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। ये इसराइल है, ये अब से कुछ टाइम पहले फलस्तीन में ये मंजर दिखाई दे रहे थे, ये इसराइल में दिखाई दे रहे हैं। सो मेरा ख्याल नुकसान हाइफा में भी हुआ है। हाइफा पहले से निशाने पे है और अभी शदीद निशाने पे, रॉकेट हमले हो रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, इसकी वीडियो फुटेजेस और पिक्चर्स भी आप देख रहे होंगे। और इसका जिम्मेदार मैं फिर से कह रहा हूँ एक आदमी है जिसका नाम नेतन्याहू है, जो ना अमेरिका में पसंद किया जा रहा है ना इसराइल में पसंद किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है और अब खुद बंकर्स में रह रहा है, मगर आवाम जो सड़कों पर है वो मर रही है। मैं इस खबर को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आपके कमेंट्स में बहुत ज़ोर से पढ़ता हूँ और अगला व्लॉग जो मैं आपको बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर वो आपके कमेंट्स के बाद जमा करने के बाद होगा। आपने मुझे इसका मकसद समझाया, मुख्तलिफ इसमें माने मुझे समझ में आए, आपने मुझे 2-4 स्पेशल न्यूज़ मुझसे शेयर किए हैं। आप कॉमेंट जो पढ़ते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दरख्वास्त मैं आपसे करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 हमारे प्रोग्राम्स हों, व्लॉग्स हों, यकतरफा मौक़िफ़ सुनने के आदी ना बने, सामने वालों को भी सुने और सामने वाले को सुनने के बाद अक्ल और अपने ईमान की पेश नज़र कमेंट दिया करें, फैसला दिया करें। ये मत मुझसे कहा करें कि इसको नहीं बुलाना और इसको मत बिठाना। नहीं, अगर प्रोग्राम है तो बराबर का हो और जिसको मौका मिले वो आए और उसके लिए प्लेटफॉर्म ओपन होना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है कि आप अगर किसी को सुनना पसंद नहीं करते तो उसके सुनने पे बुनने पे पाबंदी लगा दें। ये आमिराना सोच है। बेहतर यह है कि आप उसके मयार का मुकाबला करें, या फिर अगर आपको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो आप उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उसको हक़ाइक़ उसके सामने आशना करें, क्योंकि यजीद जैसे कि लश्कर में ही हुर जैसे सिपाही नज़र आते हैं जो हुसैन सीने से लगाने के लिए और अली अकबर से मिलाने के लिए बेताब है। अल्लाह की अमान में।